नमस्ते दोस्तों। आज सुनेंगे आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखी हुई कहानी पान वाली। लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में, जहां इस समय घंटा घर है, वहां 70 वर्ष पूर्व एक छोटी टूटी हुई मस्जिद थी जो भूतों वाली मस्जिद कहलाती थी। और अब जहां गंगा पुस्तक माला की आलीशान दुकान है, वहां एक छोटा सा एक मंजिला घर था। चारों तरफ न आज किसी बहार थी, न बिजली की चमक, न बढ़िया सड़कें, न मोटर, न मेम साहबों का इतना जमघट। लखनऊ के आखिरी प्रसिद्ध बादशाह वाजिद अली की अमलदारी थी। अय्याशी और ठाट बाट के दौर थे, मगर इस मोहल्ले में रौनक न थी। उस घर में एक टूटी हुई सी कोठरी में एक बुढ़िया मनहूस सूरत सन के समान बालों को बिखेरे बैठी किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। घर में एक दिया धीमी आभा से टिमटिमा रहा था। रात के 10 बज गए थे। जाड़े के दिन थे। सभी लोग अपने अपने घरों में रजाइयों में मुंह लपेटे पड़े थे। गली और सड़क पर सन्नाटा था। धीरे धीरे बढ़िया वस्त्रों से आच्छादित एक पालकी इस टूटे घर के द्वार पर चुपचाप रुकी और काले वस्त्रों से आच्छादित एक स्त्री मूर्ति ने बाहर निकलकर धीरे से द्वार पर थपकी दी। तत्काल द्वार खुला और स्त्री ने घर में प्रवेश किया। बुढ़िया ने कहा, खैर तो है? सब ठीक है। क्या मौलवी साहब मौके पर मौजूद हैं? कब से इंतजार कर रहे हैं। कुछ ज्यादा जाफिसानी तो नहीं करनी पड़ी? जाफिसानी? चेखुश जान पर खेल कर लाई हूं। करती भी क्या, गर्दन थोड़ी ही उतरवानी थी। होश में तो है? अभी बेहोश है। किसी तरह राजी ही ना होती थी, मजबूरन यह किया गया। तब चले? बुढ़िया उठी। दोनों पालकी में जा बैठी। पालकी संकेत पर चलकर मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ती हुई भीतर चली गई। मस्जिद में सन्नाटा और अंधकार था, मानो वहां कोई जीवित पुरुष नहीं है। पालकी के आरोहियों को इसकी परवाह न थी। वे पालकी को सीधे मस्जिद के भीतर कक्ष में ले गए। यहाँ पालकी रखी, बुढ़िया ने आकर एक कोठरी में प्रवेश किया। वहां एक आदमी सिर से पैर तक चादर ओढ़े सो रहा था। बुढ़िया ने कहा, उठिए मौलवी साहब, मुरीदों का ताबीज इनायत कीजिए। क्या अभी बुखार नहीं उतरा? अभी तो चढ़ा ही है, कहकर मौलवी साहब उठ बैठे। बुढ़िया ने कान में कुछ कहा। मौलवी साहब सफेद दाढ़ी हिलाकर बोले, समझ गया, कुछ खटका नहीं है। हैदर खोजा मौके पर रोशनी लिए हाजिर पहुंचेगा, मगर तुम लोग बेहोशी की हालत में उसे किस तरह? आप बेफिक्र रहें, बस सुरंग की चाबी इनायत करें। मौलवी साहब ने उठकर मस्जिद के बाईं ओर के चबूतरों के पीछे वाले भाग में जाकर एक कब्र का पत्थर किसी तरकीब से हटा दिया। वहां सीढ़ियां निकल आईं। बुढ़िया उसी तंग तहखाने के रास्ते उसी काले वस्त्र से आच्छादित लंबी स्त्री के सहारे एक बेहोश स्त्री को नीचे उतारने लगी। उनके चले जाने पर मौलवी साहब ने गौर से इधर उधर देखा और फिर किसी गुप्त तरकीब से तहखाने का द्वार बंद कर दिया। तहखाना फिर कब्र बन गया। उन 1000 फानुसों में कसूमी बत्तियां जल रही थीं और कमरे की दीवार गुलाबी साटन के दरवाजों के पीछे छिप रही थी। फर्श पर ईरानी कालीन बिछा था, जिस पर निहायत नफीस और खुशरंग काम बना हुआ था। कमरा खूब लंबा चौड़ा था। उसमें तरह तरह के ताजे फूलों के गुलदस्ते सजे हुए थे। हिना की तेज महक से कमरा महक रहा था। कमरे के एक बाजू में मखमल का बलिष्ठ भर ऊंचा एक गद्दा बिछा था। उस पर बड़ी सी मसनद लगी थी, जिस पर 4 सुनहरे खंभों पर मोती की झालर का चंदेवा तना था। मसनद पर एक बलिष्ठ पुरुष उत्सुकता से किंतु अलसाया हुआ सा बैठा था। इनके वस्त्र अस्त व्यस्त थे। इनका मोती के समान उज्जवल रंग, कामदेव को मात करने वाला प्रदीप्त सौंदर्य, झब्बेदार मूछें, रसभरी आंखें और मदिरा से प्रफुल्लित होंठ कुछ और ही समा बांध रहे थे। सामने पानदान में सुनहरी गिलौरियां भरी थीं। इत्रदान में शीशियां लुढ़क रही थीं। शराब की प्याली और सुराही क्षण क्षण पर खाली हो रही थी। वह सुगंधित मदिरा मानो उसके उज्जवल रंग पर सुनहरा निखार ला रही थी। उसके कंठ में पन्ने का एक बड़ा सा कंठा पड़ा था और अंगुली में हीरे की अंगूठियां बिजली की तरह दमक रही थीं। यही लाखों में दर्शनीय पुरुष लखनऊ के प्रख्यात नवाब वाजिद अली शाह थे। कमरे में और कोई न था। वह बड़ी आतुरता से किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह आतुरता क्षण क्षण बढ़ रही थी।
एकाएक एक खटका हुआ। बादशाह ने ताली बजाई और वह लंबी स्त्री मूर्ति सिर से पैर तक काले वस्त्रों में शरीर को लपेटे मानो दीवार फाड़कर आ उपस्थित हुई। ओह मेरी गबरू, तुमने तो इंतजार में ही मार डाला। क्या गिलौरियां लाई हो? मैं हुजूर पर कुर्बान। इतना कहकर वह काला लबादा उतार डाला। उफ गजब! उस काले आवेष्टन में मानो सूर्य का तेज छिपा था। कमरा चमक उठा। बहुत बढ़िया चमकीले विलायती साटन की पोशाक पहने एक सौंदर्य की प्रतिमा इस तरह निकल आई जैसे राख के ढेर से अंगार। इस अनिष्ट सौंदर्य की रूपरेखा कैसे बयान की जाए? जैसे अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी सभ्यता में क्षण भर चमक कर बादलों में विलीन हो जाने वाली बिजली। इस अंधकार में रात्रि में यदि उसे खड़ा कर दिया जाए तो कसौटी पर स्वर्ण रेखा की तरह वह दीप्त हो उठे, और यदि वह दिन के उज्जवल प्रकाश में खड़ी कर दी जाए तो उसे देखने का साहस कौन करे? किन आंखों में है इतना तेज? उस सुगंधित और मधुर प्रकाश में मदिरा रंजित नेत्रों से वाजिद अली की वासना उस रूप ज्वाला को देखते ही भड़क उठी। उन्होंने कहा, रूपा, जरा नजदीक तो आओ। एक प्याला शिराजी और अपनी लगाई हुई अंबरी पान की बीड़ियां तो दो। तुमने तो तरसा तरसा कर ही मार डाला। रूपा आगे बढ़ी, सुराही से शराब उठेली और जमीन में घुटने टेक कर आगे बढ़ा दी। इसके बाद उसने 4 सोने के वर्क लपेटी बीड़ियां निकालकर बादशाह के सामने पेश की और दस्तबस्ता अर्ज की, हुजूर की खिदमत में लौंडी वह तोहफा ले आई है। वाजिद अली शाह की बाँछें खिल गई। उन्होंने रूपा को घूर कर कहा, वाह, तब तो आज। रूपा ने संकेत किया। हैदर खोजा फूल से मुरझाई कुसुमकली को फूलों की तरह हाथों में उठाकर पान गिलौरी की तश्तरी की तरह बादशाह के रूबरू कालीन पर डाल गया। रूपा ने बाकी अदा कहा और हुजूर को आदाब कह के चल दी। एक 14 वर्ष की भयभीत मूर्छित असहाय कुमारी बालिका अकस्मात आंख खुलने पर सम्मुख शाही ठाट से सजे हुए महल और दैत्य के समान नरपशु को पाप वासना से प्रमत्त देखकर क्या समझेगी? कौन अब इस भयानक क्षण की कल्पना करे? वही क्षण होश आते ही उस बालिका के सामने आया। वह एकदम चित्कार करके फिर से बेहोश हो गई, पर इस बार शीघ्र ही उसकी मूर्छा दूर हो गई। एक अतर्क साहस जो ऐसी अवस्था में प्रत्येक प्राणी में जीवित हो जाता है, उस बालिका के शरीर में उदय हो गया। वह सिमट कर बैठ गई और पागलों की तरह चारों तरफ एक दृष्टि डालकर एकटक उस मत पुरुष की ओर देखने लगी। उस भयानक क्षण में भी उस विशाल पुरुष का सौंदर्य और प्रभा देखकर उसे कुछ साहस हुआ। वह बोली तो नहीं, पर कुछ स्वस्थ होने लगी। नवाब जोर से हंस दिए। उन्होंने गले का बहुमूल्य कंठा उतारकर बालिका की ओर फेंक दिया। इसके बाद वह नेत्रों के तीर निरंतर फेंकते रहे। बालिका ने कंठा देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं। वह वैसे ही सिकुड़ी हुई, वैसे ही निर्निमेष दृष्टि से भयभीत हुई नवाब को देखती रही। नवाब ने दस्तक दी। 2 बांदियां दस्तबस्ता आ हाजिर हुई। नवाब ने हुक्म दिया, इसे गुस्ल कराकर सब्जपरी बनाकर हाजिर करो। उस पुरुष पाषाण की अपेक्षा स्त्रियों का संसर्ग गनीमत जानकर बालिका मंत्रमुग्ध सी उठकर उनके साथ चली गई। इसी समय एक खोजे ने आकर अर्ज की, खुदाबंद, साहब बहादुर बड़ी देर से हाजिर हैं। उनसे कह दो हम अभी जच्चे खाने में हैं, अभी मुलाकात नहीं होगी। अलीजा, कलकत्ते से एक जल्दी मरमोए, हमारी पीर उठ रही है क्या? खोजा चला गया। लखनऊ के खास बाजार की बाहर देखने योग्य थी। शाम हो चली थी और छिड़काव हो गया था। इक्कों और बहेलियों, पालकियों और घोड़ों का अजीब जमघट था। आज तो उजाड़ अमीनाबाद का रंग ही कुछ और है। तब यही रौनक चौक को प्राप्त थी। बीच चौक में रूपा की पानों की दुकान थी। फानुसों और रंगीन झाड़ों से जगमगाती गुलाबी रोशनी के बीच स्वच्छ बोतल में मदिरा की तरह रूपा दुकान पर बैठी थी। 2 निहायत हसीन लौंडियां पान की गिलौरियां बनाकर उसमें सोने के वर्क लपेट रही थीं और बीच बीच में अटखेलियां भी कर रही थीं। आजकल के कलकत्ते के कोरिंथियन थिएटर रंगमंच पर भी ऐसा मोहक और आकर्षक दृश्य नहीं दिखाई पड़ता जैसा उस समय रूपा की दुकान पर था। ग्राहकों की भीड़ की पार न थी। रूपा खास खास ग्राहकों का स्वागत कर पान दे रही थी।
बदले में खनाखन अशर्फियों से उसकी गंगा जमुनी काम की तश्तरी भर रही थी। वे अशर्फियां रूपा की एक अदा, एक मुस्कुराहट, केवल एक कटाक्ष का मोल थी। पान की गिलोरियां तो लोगों को घाते में पड़ती थीं। एक नाजुक अंदाज नवाबजादे तामजाम में बैठे अपने मुसाहबों और कहारों के झुंड के साथ आए और रूपा की दुकान पर तामजाम रोका। रूपा ने सलाम करके कहा, मैं सदके शहजादा साहब, जरा बांदी की एक गिलोरी कबूल फरमावे। रूपा ने लौंडी की तरफ इशारा किया। लौंडी ने सहमती हुई सोने की एक रकाबी में 5-6 गिलोरियां लेकर तामजाम तक गई। शहजादे ने मुस्कुराकर 2 गिलोरियां उठाईं। एक मुट्ठी अशर्फियां तश्तरी में डालकर वह आगे बढ़ गए। एक खां साहब बालों में मेहंदी लगाए, दिल्ली के बासली जूते पहने, तंजेब की अचकन कसे, सिर पर लैसदार ऊंची चोटी लगाए आए। रूपा ने बड़े तपाक से कहा, अक्खा खां साहब, आज तो हुजूर रास्ता ही भूल गए। अरे कोई है, बैठने को जगह दे। अरे गिलोरियां तो लाओ। खां साहब रूपा के रूप की तरह चुपचाप गिलोरियों के रस घूट पीने लगे। थोड़ी देर में एक अधेड़ मुसलमान अमीरजादे की शक्ल में आए। उन्हें देखते ही रूपा ने कहा, अरे हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। मेरे सरकार, आप तो ईद का चांद हो गए। कहिए, खैरियत है? अरे मिर्जा साहब को गिलोरियां दे। तश्तरी में खनाखन हो रही थी और रूपा की रूप और पान की हाट खूब गर्मा रही थी। ज्यों ज्यों अंधकार बढ़ता जाता था, त्यों त्यों रूपा की रूप की दोपहरी चढ़ रही थी। धीरे धीरे एक पहर रात बीत गई। ग्राहकों की भीड़ कुछ कम हुई। रूपा अब सिर्फ कुछ गिने हुए प्रेमी ग्राहकों से घुल घुलाकर बातें कर रही थी। धीरे धीरे एक अजनबी आदमी दुकान पर आकर खड़ा हो गया। रूपा ने अप्रतिभ होकर पूछा, आपको क्या चाहिए? आपके पास क्या क्या मिलता है? बहुत सी चीजें। पान खाइएगा? क्या हर्ज है? रूपा के संकेत से दासी बालिका ने पान की तश्तरी अजनबी के आगे धर दी। 2 बेड़ियां हाथ में लेते हुए उसने कहा, इनकी कीमत क्या है बी साहब? जो कुछ जनाब दे सकें। यह बात है, तब ठीक, जो कुछ मैं ले सकूंगा वह लूंगा भी। अजनबी हंसा नहीं, उसने भेद भरी दृष्टि से रूपा को देखा। रूपा की भ्रिकुटी जरा टेढ़ी पड़ी। वह एक बार तीव्र दृष्टि से देखकर फिर अपने मित्रों से बातचीत में लग गई, पर बातचीत का रंग जमा नहीं। धीरे धीरे मित्रगण उठ गए। रूपा ने एकांत पाकर कहा, क्या हुजूर को मुझसे कुछ खास काम है? मेरा तो नहीं, मगर कंपनी बहादुर का है। रूपा कांप उठी। वह बोली, कंपनी बहादुर का क्या हुक्म है? भीतर चलो, कहा जाएगा। मगर माफ कीजिए, आप पर यकीन कैसे? ओह, समझ गया। बड़े साहब की यह चीज तो तुम शायद पहचानती ही होगी। यह कहकर उन्होंने एक अंगूठी दूर से दिखा दी। समझ गई, आप अंदर तशरीफ लाइए ना। रूपा ने एक दासी को अपने स्थान पर बैठाकर अजनबी के साथ दुकान के भीतरी कक्ष में प्रवेश किया। दोनों व्यक्तियों में क्या बातें हुई यह तो हम नहीं जानते, मगर उसके ठीक 3 घंटे बाद 2 व्यक्ति काला लबादा ओढ़े दुकान से निकले और किनारे लगी हुई पालकी में बैठ गए। पालकी धीरे धीरे उसी भूतों वाली मस्जिद में पहुंची। उसी प्रकार मौलवी ने कब्र का पत्थर हटाया और एक मूर्ति ने कब्र के तहखाने में प्रवेश किया। दूसरे व्यक्ति ने एकाएक मौलवी को पटक कर मुश्तें बांध दी और एक संकेत किया। क्षण भर में 50 सुसज्जित काली काली मूर्तियां आ खड़ी हुई और बिना एक शब्द मुंह से निकाले चुपचाप कब्र के अंदर उतर गईं। अब फिर चलिए अनंग देव के उसी रंग मंदिर में। सुख साधनों से भरपूर यही वह कक्ष आज सजावट खत्म कर गया था। सहसा उल्का पात की तरह रंगीन हांडियां, बिल्लौरी फानुस और हजारा झाड़ सब जल रहे थे। तत्परता से किंतु नीरव बांदियां और गुलाम दौड़ धूप कर रहे थे। अनगिनत रमणियां अपने मदभरे होठों की प्यालियों में भाव की मदिरा उड़ेल रही थी। उन सुरीले रागों की बौछारों में बैठे वाजिद अली शाह सराबोर हो रहे थे। उस गायनोन्माद में मालूम होता था कमरे में जड़ पदार्थ भी मतवाले होकर नाच उठेंगे। नाचने वालियों के ठुमके और नूपुर की ध्वनि सोते हुए यौवन से ठोकर मारकर कहती थी, उठ उठ ओ मतवाले उठ। उन नर्तकियों के बढ़िया चिकनदोजी के सुवासित दुपट्टों से निकली हुई सुगंध,
उनके नृत्य वेग से विचलित वायु के साथ घुल मिलकर गदर मचा रही थी। और सामने का सुनहरा फव्वारा जो सामने स्थिर ताल पर 20 हाथ ऊपर फेंककर रंगीन जल बिंदुओं रश्मियों से हाथापाई कर रहा था, देखकर कलेजा उछले बिना कैसे रह सकता था। उसी मसनद पर बादशाह वाजिद अली शाह बैठे थे। एक गंगा जमनी काम का अलबोला वहां रखा था, जिसकी खमीरी मुश्की तंबाकू जलकर एक अनोखी सुगंध फैला रही थी। चारों तरफ सुंदरियों का झुरमुट उन्हें घेरे बैठा था। सभी अधनंगी उन्मत्त निर्लज हो रही थीं। पास ही सुराइयां और प्यालियां रखी थीं और बारी बारी से उन दुर्बल होठों को चूम रही थीं। आधा मद पी पी कर वे सुंदरियां उन प्यालियों को बादशाह के होठों में लगा देती। वह आंखें बंद करके उसे पी जाते थे। कुछ सुंदरियां पान लगा रही थीं, कुछ अलबोले की निगाली पकड़े हुई थीं। 2 सुंदरियां दोनों तरफ पीकदान लिए खड़ी थीं, जिनमें बादशाह कभी कभी पीक गिरा दिया करते थे। इस उल्लासित आमोद के बीचों बीच एक मुरझाया हुआ पुष्प, कुचली हुई पान की गिल्लौरी, वह बालिका बहुमूल्य हीरे खचित वस्त्र पहने बादशाह के सामने बिल्कुल पास में मूर्छित और अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी थी। रह रहकर शराब की प्याली उसके मुख से लग रही थी और वह खाली कर रही थी। एक निर्जीव दुशाले की तरह बादशाह उसे अपने गर्दन में सटाए मानो तमाम इंद्रियों को एक ही रस में सराबोर कर रहे थे। गंभीर आधी रात बीत रही थी। सहसा इसी आनंद वर्षा में बिजली गिरी। कक्ष के उसी गुप्त द्वार को विदीर्ण कर क्षण भर में वही रूपा काले आवरण से नख शिख ढके निकल आई। दूसरे क्षण में एक और मूर्ति वैसे ही आवेष्टन में बाहर निकल आई। क्षण भर के बाद दोनों ने अपने आवेष्टन उतार फेंके। वही अग्निशिखा ज्वलंत रूपा और उसके साथ गौरांग कर्नल। नर्तकियों ने एकदम नाच गाना बंद कर दिया। बांदियां शराब की प्यालियां लिए काठ की पुतली की तरह खड़ी की खड़ी रह गईं। केवल फव्वारा ज्यों का त्यों आनंद से उछल रहा था। बादशाह यद्यपि बिल्कुल बदहवास थे, मगर यह सब देखकर मानो आधे उठकर बोले, ओह रूपा, दिलरुबा, और तुम, ऐ मेरे दोस्त कप्तान, इस वक्त यह क्या माजरा है? आगे बढ़कर अपनी चुस्त पोशाक को ठीक करते हुए तलवार की मूठ हाथ में रखकर कप्तान ने कहा, कल अलीजाह की बंदगी में हाजिर हुआ था, मगर इस वक्त रास्ते से हैं? माजरा क्या है? अच्छा बैठो। हाँ जोहरा, एक प्याला मेरे दोस्त कर्नल के लिए। माफ करें हुजूर, इस समय मैं एक काम से सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। काम? क्या काम है? बैठते हुए बादशाह ने कहा, मैं तखलिया में अर्ज किया चाहता हूं। तखलिया? अच्छा, जोहरा, ओ कादिर। धीरे धीरे रूपा को छोड़कर सभी बाहर निकल गईं। उस सौंदर्य स्वप्न में रह गई अकेली रूपा। रूपा को लक्ष्य करके उन्होंने कहा, यह तो गैर नहीं, रूपा, दिलरुबा, एक प्याला अपने हाथ से तो दे दो। रूपा ने सुराही से उड़ेल कर लबालब प्याला भरकर बादशाह के होठों से लगा दिया। हाय, लखनऊ के नवाब का यही अंतिम प्याला था। उसे बादशाह ने आंखें बंद कर कर पी कर कहा, वाह प्यारी। हाँ तो अब वह बात मेरे दोस्त। हुजूर को जरा रेसिडेंसी तक चलना पड़ेगा। बादशाह ने उछल कर कहा, है यह कैसी बात? रेसिडेंसी तक मुझे? जहां पना मैं मजबूर हूं, काम ही ऐसा है। इसका मतलब? मैं अर्ज नहीं कर सकता। कल मैं यही तो अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ था। गैर मुमकिन। बादशाह गुस्से से होठ काट उठे और अपने हाथ में सुराही से उठेल कर 3-4 प्याली पी गए। धीरे धीरे उसी दीवार से एक एक करके 40 गोरे सैनिक संगीन और किर्च सजाए कक्ष में आ घुसे। बादशाह देख कर बोले, खुदा की कसम, यह तो दगा है कादिर। जहांपना, अगर खुशी से मेरी अर्जी कबूल न करोगे तो खून खराबी होगी। कंपनी बहादुर के गोरों ने महल घेर लिया है। अर्ज यही है कि सरकार चुपचाप चले चलें। बादशाह धप से बैठ गया। मालूम होता था क्षण भर के लिए उनका नशा उतर गया। उन्होंने कहा, तुम सब क्या मेरे दुश्मन होकर मुझे कैद करने आए हो? मैं हुजूर का दोस्त, हर तरह हुजूर के आराम और फहरत का ख्याल रखता हूं और हमेशा रखूंगा।
बादशाह ने रूपा की ओर देखकर कहा, रूपा, रूपा, यह क्या माजरा है? क्या तुम भी इस मामले में हो? एक प्याला? मगर नहीं। अच्छा, अब सब साफ साफ सच सच कहो। कर्नल, मेरे दोस्त? नहीं, अब नहीं। अच्छा कर्नल, सब खुलकर बयान करो। सरकार, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। कंपनी बहादुर का खास परवाना लेकर खुद लाट साहब तशरीफ लाए हैं और अली शाह से कुछ मशवरा किया चाहते हैं, मगर यहां यह नामुमकिन है। बादशाह ने कर्नल की तरफ देखा। वह तनकर खड़ा था और उसका हाथ तलवार की मूठ पर था। समझ गया, सब समझ गया। यह कहकर बादशाह कुछ देर तक आंखें ढांपकर बैठ गए। कदाचित उनकी सुंदर रसभरी आंखों में आंसू भर आए हों। रूपा ने पास आकर कहा, मेरे खुदाबंद, बंदी, हट जा नमक हराम, राजिल बाजारू औरत। बादशाह ने एकाएक यह कहकर ठोकर लगाई और कहा, चलो मैं चलता हूं। पहले बादशाह, पीछे कप्तान, उसके पीछे रूपा और सबके अंत में एक एक करके सिपाही उसी दरार में विलीन हो गए। महल में किसी को कुछ मालूम न था। वह मूर्तिमान संगीत, वह उमड़ता हुआ आनंद समुद्र सदा के लिए मानो किसी जादूगर ने निर्जीव कर दिया। कलकत्ते के एक उजाड़ से भाग में एक बहुत विशाल मकान में वाजिद अली शाह नजरबंद थे। ठाठ लगभग वही था। सैकड़ों दासियां, बांदियां और वैश्याएं भरी हुई थीं, पर वह लखनऊ के रंग कहाँ। खाना खाने का वक्त हुआ और दस्तरखान पर खाना चुना गया तो बादशाह ने चख चख कर फेंक दिया। अंग्रेज अफसर ने घबरा कर पूछा, खाने में क्या नुस्ख है? जवाब दिया गया, नमक खराब है। नवाब कैसा नमक खाते हैं? एक मन का डाला रखकर उस पर पानी की धार छोड़ी जाती है। जब घुलते घुलते छोटा सा टुकड़ा रह जाता है ना, तब बादशाह के खाने में वह नमक इस्तेमाल होता है। अंग्रेज अधिकारी मुस्कुराता हुआ चला गया। क्यों? ओह, हम लोगों के समझने के योग्य यह भेद नहीं। उसी रसरंग की दीवारों के भीतर अब सरकारी दफ्तर खुल गए हैं और अमन कैसर बाग मानो रंडुए की तरह खड़ा उस रसीली रात की याद में सिर धुन रहा है। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।